अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज से हम अपना एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 202 के शॉर्ट लेक्चर्स की। ज़्यादा शॉर्ट नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको 45 लेक्चर्स तक कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने कंप्लीट सीरीज़ को मेरे साथ देखना है और उससे फिर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के एंड पे आप लोग बहुत अच्छा से GPA स्कोर कर लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो है, उसका टॉपिक है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या है। इसके अंदर आप लोगों ने अगर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में पता होगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में तो मेन हमारा फोकस उन्हीं पे होगा स्टार्ट वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर। और जो मेजर टॉपिक्स इस बुक के अंदर हमने कवर करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम 1 बाय 1 जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का एक उन्होंने बस यहाँ पे ग्राफ ही दिया, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क क्या होता है। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, अगर ग्राफिकल वे में हम बात करें कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए ना पेन उठाना नहीं पड़े। ठीक है, यूँ आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आपको पेन उठाना पड़ा और फिर आगे उसको कंटिन्यू करना पड़ा। तो ये जहाँ पे गैप आ गया किसी भी ग्राफ के अंदर तो इसका मतलब है कि वो किसी डिस्क्रीट फंक्शन या डिस्क्रीट वेरिएबल का ग्राफ होगा। ठीक है, और जो बिल्कुल इस तरह से चलता जा रहा है, जो कहीं भी दरमियान में से उसके अंदर ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है, ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के ग्राफ या कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, जो भी आप कह लें। ठीक है, वो डिटेल में आगे जाके फर्दर हम फिर आएंगी तो उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना कॉन्सेप्ट रखें। ठीक है, और अगर हम इसको ग्राफ से हट के थोड़ा देखें न्यूमेरिकल वे में, तो डिस्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जिनके अंदर ना गैप्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं तो आप कहेंगे वैसे तो ये कॉन्टीन्यूस है, लेकिन इनके बीच में और नंबर्स भी तो आते हैं ना, 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह, तो अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर आप उस तरह से चलते हैं ना 1.1 1.2 1.3, तो ये आप कॉन्टीन्यूस तरीके से बात कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ 1 2 3 4 कर रहे हैं तो आप जंप करके जा रहे हैं, बीच वाली वैल्यूज़ को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट की एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेना आप। टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, हम उसको पॉइंट्स में भी आता है वो, तो वो आ जाएगा कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल। ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने मजीद जो है सेट ऑफ इंटीजर्स और रियल ये एग्जांपल्स दे दी हैं नंबर्स की, आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है मेन, जो हमारा पहला चैप्टर है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। What is discrete mathematics? Discrete mathematics concerns processes that consist of a sequence of individual steps to solve a problem. कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनकी सीक्वेंस का जो प्रोसेस होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, MCQs के लिए आप याद रख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में तो नहीं आती, लेकिन MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिक किसे कहते हैं। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। अच्छा, वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट जो है ये अभी आप लोगों को अगर मैं डिटेल बताऊंगी तो समझ नहीं आएगी, ये हम अभी आगे जब ट्रुथ टेबल्स वगैरह कर लेंगे ना फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे बस आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें कि वैलिड और इनवैलिड में जो फ़र्क करने के तरीके होते हैं ना, ठीक है, या जो रूल्स होते हैं उसको हम उसकी स्टडी को लॉजिक कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, ये इजीली समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी, सिंपल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ये अभी तक हमारे सिर्फ MCQs चलते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सेंटेंस की फॉर्म में, जो कि या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है, तो अब ये या तो मैं ट्रू कह रही हूँ या फॉल्स कह रही हूँ। ठीक है, ऐसी जो स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स के, जो या तो ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकती। कोई भी स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रेफर टू अ प्रोपोजिशन, यानी स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, प्रोपोजिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आपको दी हुई है 2 + 2 = 4। आप यूँ लिखें 2 + 2 = 4, तो ये ट्रू है ना, 2 और 2 को ऐड करें तो 4 ही आता है, इसको हम कह सकते हैं ट्रू। तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसके लिए भी ट्रू या फॉल्स की पॉसिबिलिटी है वो एक स्टेटमेंट होगी। जैसे इट इज़ संडे टुडे,
ये भी ट्रू या फॉल्स हो सकती है, इसका मतलब है ये भी एक प्रोपोजिशन है या ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू को यूँ लिखते हैं ट्रू, और अगर कोई प्रोपोजिशन फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू को हम फॉल्स लिखते हैं। आगे हम इनको सिर्फ यूँ टी और एफ की फॉर्म में लेकर चलेंगे, ठीक है, टेबल्स बनाते हुए। अच्छा जी, एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए, ग्रास इज़ ग्रीन। अब ये या तो ट्रू हो सकता है ना, ग्रास ग्रीन ही होता है तो ये ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट है। 4 + 2 = 6, ये भी ट्रू है, ठीक है। 4 + 2 = 7, ये फॉल्स है। तो देखें ये सारी जो है या ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसका मतलब है ये सारी प्रोपोजिशंस हैं। देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, तो ये भी ट्रू है क्योंकि 4 फिंगर्स होती हैं, एक थंब होता है, ठीक है। वो आप फॉल्स में कर लें, ट्रू में कर लें, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है ना। तो ये प्रोपोजिशंस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं। जबकि दूसरी साइड पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लोज द डोर, ये इसकी कोई भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स तो नहीं हो सकती ना, ये तो एक ऑर्डर है या एक रिक्वेस्ट है, इस तरह की हम कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन 2, अब देखें x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू क्या है, वो 2 से बड़ी है या छोटी है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये भी हम ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, इसलिए ये भी कोई प्रोपोजिशन नहीं होगी। ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच, अब किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ही कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इसके बारे में भी नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगी। अच्छा, ये दोनों कंडीशंस जो है ना, इनके लिए अगर कोई आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है, जैसे देखो x आपको वो पहले डिफाइन कर देते हैं कि जी x जो है वो = 1 है और x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो अब आप बता सकते हैं ना कि ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि x 1 है तो 1 ग्रेटर देन 2 तो नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आप इसको ट्रू फॉल्स बता सकते हैं, तो ये अब एक स्टेटमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर सिर्फ x दिया हुआ है, उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई, फिर आप उसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये फ़र्क याद रखना है। इस तरह की चीज़ें MCQs में बहुत आती हैं। अगर सिर्फ x दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, तो x तो एक अननोन वेरिएबल है ना, तो आप कहेंगे कि वो स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन x के लिए कोई इनिशियल वैल्यू आपको पहले दी गई है और फिर x से रिलेटेड कोई कंडीशन दी है, स्टेटमेंट दी है, तो फिर आप कहेंगे हाँ जी ये प्रोपोजिशन है। इसी तरह से ही इज़ वेरी रिच, मैंने आपको जैसे बताया, ही हमें नहीं पता कौन है, लेकिन ही को वो पहले बता देते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे दी उन्होंने, बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच। अब ये ही हमें बता रहा है कि किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, बिल गेट्स की तरफ, तो वो वाकई एक रिच पर्सन है, तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। तो जब हम ट्रू फॉल्स बताएं तो वो क्या बन जाती है, एक स्टेटमेंट बन जाती है। अब ये एक स्टेटमेंट कहलाएगी क्योंकि हमें इसके लिए पता है कि इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके सुन लें, इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अच्छा जी, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देख लें कि क्या ये स्टेटमेंट हैं या नहीं। x + 2 इज़ पॉजिटिव, अब x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हम नहीं बता सकते कि ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगी। मे आई कम इन, ये भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये आप ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं ना, कि हम ये जो लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, ठीक है, या नहीं लग रही, तो वो स्टेटमेंट है। इट इज़ हॉट टुडे, ये भी या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या तो आज गर्मी है या नहीं है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। -1 इज़ ग्रेटर देन 0, -1 0 से बड़ा होता है नहीं, तो ये फॉल्स है, तो इसके लिए भी हम कहेंगे कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। x + y = 12, अब हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज़ नहीं दी गई, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। यही स्टेटमेंट बन जाएगी अगर मैं साथ लिख दूँ कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, तो वो 6 + 1 आ जाएगा 7 = 12, तो ये फॉल्स स्टेट हो गई, तो ये अब स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है। अगर इनिशियल वैल्यूज़ दे दी जाएं तो ये स्टेटमेंट है, अगर नहीं दी हुई तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं होगी। अच्छा जी, अभी जो पीछे हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं वो हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, आपस में जोड़ दें, तो वो क्या बन जाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे 3 + 2 = 5, लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ इन पाकिस्तान। ये 2 अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट्स थी, हमने इनको क्या कर दिया, एंड के ज़रिए कंबाइन कर दिया। तो अब ये जो एंड है ना, ये क्या कहलाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स यूज़ होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहेंगे। तो 2 स्टेटमेंट्स को हमने मिला दिया, द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे, घास जो है वो ग्रीन है और आज गर्मी है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और उनको और के ज़रिए कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये और यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव का काम कर रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है अब ये क्या बन गई है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अब ये नॉट जो है ये भी क्या है, यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव है, और
ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स पता चल गए, एंड और नॉट। अब देखें ये जो एंड और नॉट है ना, इनके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ इनको जो है वो हम मतलब इनके प्रॉपर नेम होते हैं, फॉर्मल नेम्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कैसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी 3 + 2 = 5, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें 3 + 2 = 5 और लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। ये एक अलग स्टेटमेंट है, बेशक एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करी, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हैं तो स्टेटमेंट्स, तो हम कहेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है उसको हम पी का नाम दे दें, एक दूसरी स्टेटमेंट है उसको हम क्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट्स को मिलाया है किसने, एंड ने, तो इनको हम स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं पी क्यू आर, और जितनी होंगी एस टी यू, इस तरह से हम उनको शो करवाते हैं, ठीक है। यानी आपने पी से स्टार्ट करनी होती है यूजुअली। जैसे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एक स्टेटमेंट है उसको पी कह दें। 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको क्यू कह दें। अब ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs इसमें से अक्सर आता होता है पेपर में भी, और आपके क्विज़ वगैरह जो आएंगे उसमें भी। कनेक्टिव्स यहाँ पे हमने 5 तरह के पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में इन्हीं 3 की एग्जांपल्स करेंगे, आगे 4th और 5th में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बेसिक ये 3 होते हैं, ठीक है। पहला है नेगेशन, दूसरे को हम कहते हैं कंजंक्शन, तीसरे को हम कहते हैं डिसजंक्शन, चौथे को कंडीशनल और बाई कंडीशनल। नेगेशन को हम नॉट भी पढ़ सकते हैं, कंजंक्शन को हम एंड भी पढ़ सकते हैं, डिसजंक्शन को और पढ़ सकते हैं, कंडीशनल को इफ़ देन पढ़ सकते हैं, बाई कंडीशनल को इफ़ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, ठीक है। सिंबल्स क्या है, नेगेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है जिसको हम टिल्ड पढ़ते हैं। कंजंक्शन यानी एंड के लिए हम ये उल्टा वी यूज़ करते हैं जिसको हम हैट पढ़ते हैं। डिसजंक्शन के लिए हम ये सीधा वी यूज़ करते हैं जिसको हम वेल पढ़ते हैं। कंडीशनल के लिए सिंगल एरो यूज़ होता है और बाई कंडीशनल के लिए डबल एरो यूज़ होता है, ठीक है जी। अब मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं हम। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर आप इनको यूँ मिला के लिख देते हैं ना, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हमने पी कहा था, तो उसकी जगह हम पी लिख देते हैं, एंड की जगह हम ये वाला साइन लगा देते हैं हैट का, और 17 वाली जो है ये सेकंड स्टेटमेंट है तो उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी पी एंड क्यू, ठीक है। इस्लामाबाद इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान और 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, पहले के लिए पी, दूसरे के लिए क्यू, और है तो हमने ये वेल का निशान लगा देना है, ठीक है। इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द केस। जब उलट हो जाता है ना, नॉट आ जाता है, तो फिर हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, नेगेशन लगा देते हैं। और ये जो इस्लामाबाद वाली स्टेटमेंट है उसको हमने पी कहा था, तो इसलिए ये जो होगी ये नेगेशन पी होगी, ठीक है। ये सिंपल आप इसको यूँ भी कह सकते हो, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ एग्जांपल्स नीचे उन्होंने दे दिए हमें सॉल्व करने के लिए, कि जैसे देखें एक स्टेटमेंट है पी, इट इज़ हॉट, और एक दूसरी स्टेटमेंट है क्यू, इट इज़ सनी। और हमें कहा गया है आप इसकी मतलब इंग्लिश में हमें दिए होंगे और हमने उसे सिंबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि सिंबॉलिक फॉर्म दी होती है और हमने उसे सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो पहले हम सेंटेंस से सिंबल्स में कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ हॉट क्या था, पी, ये उसका ऑपोजिट आ गया, तो ऑपोजिट के लिए यानी जब नॉट लगा देते हैं तो हम उसके साथ नेगेशन लगा देते हैं ना, तो नेगेशन पी या टिल्ड पी, ठीक है। इट इज़ हॉट एंड सनी, इट इज़ हॉट वाली कौन सी थी, पी थी, इट इज़ सनी वाली कौन सी थी, क्यू थी, और दरमियान में एंड आ गया तो ये पी एंड क्यू ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इट इज़ हॉट और सनी, इट इज़ हॉट के लिए हम पी लिखते हैं, और के लिए हम ये लिखते हैं, और सनी के लिए हम क्यू लिख देंगे क्योंकि सनी क्यू के लिए था, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी तरह से इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, अच्छा नॉट के बाद जब बट आता है ना तो वो एंड का काम देता है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट नेगेशन पी, बट को मैंने जैसे कहा कि हम यहाँ पे एंड कंसिडर करेंगे तो ये एंड आ जाएगा, और सनी क्यू था तो ये क्यू आ जाएगा, तो नेगेशन पी एंड क्यू ये हमारी लॉजिकल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक लास्ट हमारी रह गई है, सेंटेंस से सिंबल्स में कैसे जाते हैं। इट इज़ नीदर हॉट नॉर सनी, नीदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों नॉट में हो जाएंगे, हॉट वाला जो पी था वो भी नॉट में हो जाएगा और सनी वाला जो क्यू था वो भी नॉट में हो जाएगा, और दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में आएगा एंड, ठीक है। नॉट
नीदर, नॉर, इनमें से जब भी कुछ आ रहा है तो उसके बाद अगर दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रही हैं तो वहाँ पे हम हमेशा एंड यूज़ करते हैं, वहाँ पे और यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये एंड और से लाजमी कनेक्ट होता है, नेगेशन और नेगेशन कभी भी आपस में, यानी नेगेशन जो है ना वो कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। हमने जैसे देखा नेगेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, वो दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करता, तो इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में हमें कुछ लगाना है, और वो क्या लगेगा, हमेशा एंड लगेगा जब नॉट का सीन होगा, ठीक है। अब आपको उन्होंने कहा है कि आपने इसको ट्रांसलेट करना है, ज़िया इज़ हेल्दी, ज़िया इज़ वेल्दी, ज़िया इज़ वाइज, तीन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, PQR कह लें या HWS कह लें, ठीक है, कोई भी आप उनको सिंबल्स दे सकते हैं। अब आपने ट्रांसलेट करना है इनको, कहते हैं ज़िया इज़ हेल्दी, वो एज था तो उसको हम एज कह देंगे, एंड के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, और बट नॉट वेल्दी, वेल्दी के लिए W था तो इसलिए हमने यहाँ पे W लगा देना है, बट नॉट वाइज। अब तीसरी कंडीशन आ गई है ना बट, तो यहाँ पे हमने इसे कर देना है ब्रैकेट में क्लोज, एज एंड W, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज करके बट नॉट। बट मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एंड के लिए यूज़ करते हैं, नॉट हम नेगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और वाइज जो है हमारे पास S को शो कर रहा है तो ये नेगेशन S आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। सेकंड देखें तो हमसे कहते हैं ज़िया इज़ नॉट वेल्दी, वेल्दी किसके लिए था, W के लिए, और नॉट वेल्दी है तो नेगेशन W हो जाएगा। बट की जगह हम एंड लगा देंगे, ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी हमारे पास एज के लिए था, एंड वाइज जो है वो S के लिए था, और ये एंड के लिए दो हैं तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है, ताकि ये बट के बाद जो है ना ये एक ब्रैकेट में स्टेटमेंट हो जाएगी और बट से पहले वाली अलग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाती है, ज़िया इज़ नीदर हेल्दी, वेल्दी, नॉर वाइज, यानी ना तो वो हेल्दी है, ना ही वेल्दी है, ना ही वाइज है, यानी तीनों को उलट कर दिया हमने, तो तीनों के साथ नेगेशन आएगा, एज के साथ भी, W के साथ भी और S के साथ भी। और मैंने आपको बताया था नीदर नॉर नॉट हो तो हम वहाँ पे एंड यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए, तो तीनों के दरमियान में हमने क्या लगा देना है, एंड लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने सेंटेंस से लॉजिकल फॉर्म में कैसे जाना है, ये सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे जाना है। अब हम देखते हैं कि हमने सिम्बल्स से सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखें हमें स्टेटमेंट दे दी अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, और एक C स्टेटमेंट दे दी अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अब कहते हैं नेगेशन C क्या होगा, C क्या है, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, नेगेशन C उसका उलट हो जाएगा, अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। C और M, और में क्या होता है, हमने दोनों को जोड़ के दरमियान में सिर्फ और लगा देना है, लेकिन पहले C आएगा, ठीक है, C पहले आएगा, M बाद में, तो C वाली हम पहले लिख लेते हैं, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, या और गुड इन मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन अली हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, इंग्लिश के भी कुछ रूल्स हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं ना, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स लिख लें या सिर्फ गुड इन मैथमेटिक्स लिख लें। नेक्स्ट आ जाता है M एंड नेगेशन C, M लिखेंगे पहले, M क्या है, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ये लिख लिया हमने, एंड की जगह जो है एंड और नॉट इकट्ठे आ गए हैं ना, यहाँ पे एंड के बाद देखें नेगेशन आ गया, तो एंड और नॉट जब इकट्ठे आते हैं तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं, बट लिखते हैं, बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन आ गई है हमारे पास, आ ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस, यानी ट्रुथ टेबल क्या करता है, एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी ना उन सबको निकालना होता है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे थोड़ा सा आपका लेक्चर रह गया 2 पेजेस का, ये मैं आप लोगों को अलग से समझाती हूँ कि इसके अंदर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको बस थोड़ा सा जो है ना टेबल्स देख लेने हैं इसके। देखें 3 बेसिक मैंने आपको कहा था कि हम डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, नेगेशन की, कंजंक्शन की और डिस्टिंक्शन की। नेगेशन को हम नॉट भी पढ़ते हैं, कंजंक्शन को हम एंड पढ़ते हैं, और जो डिस्टिंक्शन है उसको हम क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ये टिल्ड होता है, इसका सिंबल ये हैट होता है, इसका वेल होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद हो गई। उसके बाद आ जाते हैं इनके आपने ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाने हैं। तो देखें नेगेशन के लिए ना हम सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं होती। नेगेशन के लिए P आ जाएगा और उसका उलट नेगेशन P आ जाएगा, ठीक है। P पे जब आप नेगेशन अप्लाई करेंगे तो उसको इस तरह से लिख देंगे। अब P की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। और नेगेशन का काम होता है उसको उलट कर देना, ट्रू को वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो नेगेशन का बस इतना कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये क्या करता है, वैल्यूज़ को उलट कर देता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कंजंक्शन, जिसे हम एंड पढ़ते हैं और हैट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं,
तो एक को हम P का नाम दे देते हैं, दूसरे को Q का, और जब हम उन्हें एंड के ज़रिए ज्वाइन करेंगे तो हम उसको P एंड Q इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब जब दो आती हैं ना स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी दोनों या तो ट्रू होंगी, या दोनों फॉल्स होंगी, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, 2 ट्रू लिखें, 2 फॉल्स लिखें, ठीक है। फिर पहली ट्रू लिखें, दूसरी फॉल्स लिखें, फिर पहली ट्रू लिखें, दूसरी फॉल्स लिखें। तो देखें एक दफ़ा दोनों ट्रू हो गई, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स हो गई, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू हो गई, और दोनों फॉल्स हो गई। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब एक है तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन थे हमारे पास। अब P एंड Q, एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे ना तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। एंड का आंसर ट्रू कब होगा, इफ़ बोथ आर ट्रू। अगर दोनों ये ट्रू हैं स्टेटमेंट्स तो एंड का आंसर ट्रू आएगा। अब देखें दोनों ट्रू हैं यहाँ पे, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या इधर कोई दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंजंक्शन के लिए बस आपने इतना याद रखना है, ये ट्रू कब होगा, अगर दोनों ट्रू होंगी तो। डिसजंक्शन में भी इसी तरह से हम 2 स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, उसको P और Q लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है, 2 ट्रू लिखें, 2 फॉल्स लिखें, फिर 1 ट्रू लिखें, 1 फॉल्स लिखें, 1 ट्रू लिखें और 1 फॉल्स लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, और के अंदर, और में ट्रू कब होगा, इफ़ एनी वन इज़ ट्रू, यानी एक भी अगर ट्रू आ गया तो आपका आंसर ट्रू होगा। क्या यहाँ पे एक ट्रू मौजूद है, हाँ जी है, तो ये ट्रू कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी एक आधा ट्रू मौजूद है, इसमें भी एक आधा ट्रू है, यहाँ पे कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि ये सिंपल से सेंटेंस है, बस ये 2 आपने याद रखने हैं, तो ये जल्दी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कंजंक्शन के अंदर ट्रू तब होगा अगर दोनों ट्रू होंगी, डिसजंक्शन के अंदर या और के अंदर ट्रू तब होगा अगर कोई भी एक ट्रू है, दोनों में से दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू। सिर्फ फॉल्स तब होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, ठीक है। ये इनके ट्रुथ टेबल्स हैं। अब इनकी मजीद एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे सिर्फ मैथ से रिलेटेड काम होगा, तो मैथ के लेक्चर्स और असाइनमेंट्स वगैरह और क्विज़ वगैरह, पास्ट पेपर्स, मिड टर्म के, फाइनल टर्म के, वो सारी प्रिपरेशन होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियोज़ आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।